गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 6 से लेकर के 8th तक का जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन का, उसी टॉपिक को का जो सेकंड भाग है वो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो इस प्रीपोजिशन के टॉपिक के भीतर हमने कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ लिया था। अब इसी प्रीपोजिशन के अंदर जो आगे के भाग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। अब इस बिलो शब्द का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो बिलो शब्द है, इस बिलो शब्द का प्रयोग करेंगे हम उस स्थान पर जहां पर मान लीजिए 5-7 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और यदि हम उन 5-7 लोगों के नाम के नीचे यदि अपना नाम लिखते हैं तो उस जगह पर हम बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे हम ये लिखें कि आई रॉड माई नेम ब्लैंक ऑल स्टूडेंट्स नेम। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा गया कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के नाम के नीचे मैंने अपना नाम लिखा। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम के नीचे अपना नाम लिखने वाली स्थिति के कारण यहाँ पर हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम बिलो का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जैसे मान लीजिए बिलो के बाद जो सेकंड नंबर का हमारे पास प्रीपोजिशन आता है वह है फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का प्रयोग आपने पिछले कुछ जो कक्षाएं हैं उनके अंदर भी पढ़ा होगा, और पिछले कुछ कक्षाओं में आप लोगों ने टेंस का टॉपिक पढ़ते समय फॉर और सिंस का प्रयोग पढ़ा था। तो फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं ये बात हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि फॉर का प्रयोग सबसे पहले, तो फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहली बात तो फॉर का मतलब यहाँ पर अर्थ आएगा से, और फॉर का अर्थ होता है के लिए। दोनों अर्थों के रूप में ये काम में लिया जाता है। और फॉर का प्रयोग यदि समय के रूप में आएगा तो कहाँ करते हैं ये बात ध्यान रखना है। तो इसका प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। ऐसे अनिश्चित जो समय होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब फॉर का प्रयोग आप लोगों को कुछ शब्द बताए जाते हैं, उन शब्दों के हिसाब से आप लोगों को फॉर का प्रयोग देखना है। तो यदि मान लीजिए किसी भी वाक्य के अंदर आपको घंटे शब्द नजर आ जाए, इंग्लिश में कहेंगे इसे हम आवर। यदि आपको दिन शब्द नजर आ जाए तो दिन को हम जानते ही हैं डे का नाम यदि आ जाए। यदि महीने शब्द आ जाए इंग्लिश में इसे मंथ कहेंगे। यदि आ जाए सप्ताह तो इसे हम वीक कहेंगे, और यदि आ जाए वर्ष तो इसे हम ईयर कहेंगे। तो ऐसी स्थिति के भीतर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ब्लैंक फॉर आवर्स। फॉर दे दिया, फॉर के साथ में आप लोगों को फॉर का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 घंटे होने की वजह से हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कौन से 4 घंटों के बारे में बात की गई है, क्योंकि दिन के भीतर 24 घंटे होते हैं। तो इसलिए कौन से 4 घंटे हैं ये समय अनिश्चित होने के कारण यहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके जस्ट विपरीत जो अगला प्रीपोजिशन आता है वह है सिंस। तो अब सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंस का प्रयोग इस फॉर के प्रयोग के जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। तो इस सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये चीज समझते हैं कि जैसे सिंस का प्रयोग जो है वह निश्चित समय के लिए किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंस की। तो सिंस का अर्थ भी होता है से, और इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाएगा। निश्चित समय के लिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा समय निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है? तो इसके लिए भी आप लोगों को कुछ समय बताए, कुछ ऐसे वर्ड बताए जाते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि निश्चित समय है या नहीं है। जैसे सबसे पहले घड़ी का समय।
कि घड़ी का समय यानी कि जिसे हम बजे में बोलते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ओ क्लॉक। दूसरा है कि जैसे दिन का नाम, दिन का नाम से मतलब हो गया कि जो आप संडे से लेकर के सैटरडे तक के नाम लेते हैं उनमें से यदि किसी का भी नाम आ गया, यदि मान लीजिए महीने का नाम, तो महीने का नाम से मतलब है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का किसी भी महीने का नाम आ गया है, या फिर जो हिंदी महीने होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे वाले, तो कोई से भी महीने का यदि नाम आ जाए तो भी आप लोग क्या करेंगे, तो भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि दिन व तारीख, दिन भी हो जाए और साथ में तारीख भी बता दी जाए, दिन से मतलब वार बता दिया जाए और साथ में तारीख बता दी जाए तो भी आप इसका प्रयोग करेंगे। और यदि साल बता दिया जाए यानी कि जैसे 2020 2019 ऐसा भी कभी बता दिया जाए तो भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि कभी आप लोगों को मॉर्निंग इवनिंग जैसे शब्द नजर आए तो भी आप लोगों को सिंस का प्रयोग करना है। तो जैसे हमारा कोई वाक्य है कि आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 4 o'clock। अब जैसा कि आपको दिख रहा है 4 बजे का समय यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 बजे का समय यानी कि घड़ी का समय है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने सिंस का प्रयोग किया। इसके बाद में जो प्रीपोजिशन आता है वह कौन सा है, तो देखते हैं। इसके बाद का जो प्रीपोजिशन है वह है ऑफ। तो ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये चीज देखते हैं। ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखें। ऑफ का प्रयोग जो है वो उस स्थान पर किया जाता है जब या तो किसी वस्तु का किसी चीज से दूसरी चीज के साथ में संबंध बताया जाए, या इसका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है कि जब हम किसी वस्तु का निर्माण किसी दूसरी वस्तु से करते हैं और उस वस्तु के निर्माण होने के बाद में भी जो मूल वस्तु होती है वो आप लोगों को साफ साफ नजर आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि माई चेयर इज मेड ब्लैंक वुड। मान लीजिए जैसे आपके पास में ये उदाहरण आया है, इस उदाहरण के भीतर आप लोगों को ये समझना है कि ऑफ का प्रयोग किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा और किस कारण से यहाँ पर ऑफ लगाया जाएगा। तो देखें कि जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण के अंदर कि माई चेयर इज मेड ब्लैंक वुड, कि मेरी जो चेयर है वो लकड़ी से बनी हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लकड़ी शब्द है वह उसने चेयर का रूप धारण तो कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लकड़ी शब्द है या लकड़ी है क्या वह दिखना बंद हो जाएगी? नहीं, वह तब भी दिखती रहेगी। इसका मतलब है कि जब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु हम लोगों ने बना ली है और लेकिन उसके बावजूद भी जो मूल वस्तु है, असली वस्तु थी जिससे कि कोई दूसरी चीज बनी है, वह फिर भी नजर आ रही है, तो हम ऐसी स्थिति के अंदर प्रयोग करेंगे किसका? ऑफ का। तो ये ऑफ का प्रयोग यहाँ पर आप लोगों को बताया गया। ऑफ के बाद में जो अगली चीज आती है वह है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। अब इस फ्रॉम शब्द के कई तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। कौन से तरीके से? तो सबसे पहले बात यहां रखना है इस बात को। अब आपको दो प्रीपोजिशन एक साथ समझ रहे हैं, जैसे टू और एक फ्रॉम। तो पहली बात तो हम टू और फ्रॉम दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। तो पहले फ्रॉम का मतलब समझते हैं, फ्रॉम का यूज समझते हैं, कैसे इसका प्रयोग करना है। तो देखें कि फ्रॉम का प्रयोग, पहली बात तो यदि आप लोगों को कभी कम शब्द नजर आ जाए, कम की फॉर्म नजर आ जाए, तो कम के बाद में हम हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम शब्द को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यदि किसी स्थान से वापस आया जा रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे।
यानी कि जिस स्थान से हम वापस आ रहे हैं उस स्थान के नाम से पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई केम फ्रॉम माई हाउस। तो जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है कि आई केम फ्रॉम माई हाउस, तो यहाँ पर जो फ्रॉम शब्द है उसका प्रयोग करा। तो ये याद रखना है कि कम शब्द जो है, कम मूल्य क्रिया है, उसकी यदि कोई भी फॉर्म काम में आ रही है तो उसके बाद में हम फ्रॉम लगाएंगे। और इसका एक जो दूसरा उदाहरण होता है वो ये भी है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि ऑफ का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनी हुई हो और वह साफ साफ आप लोगों को नजर आए, भले से चाहे उसका रूप चेंज क्यों नहीं हो गया हो, तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्रॉम का जो नियम है वो इस नियम के जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। फ्रॉम का प्रयोग उस जगह किया जाता है कि जब कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु बने लेकिन जो मूल वस्तु है, असली वस्तु है, वो दिखाना बंद हो जाए या उसका रूप बदल जाए, और रूप बदलने के बाद में वह मूल वस्तु, असली वस्तु जो है, वो पहले वाली वस्तु जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। तो ऐसी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो देखें, जैसे वाइन इज मेड ब्लैंक ग्रेप्स, या जैसे बटर इज मेड मिल्क। जैसा कि यहां पर आप लोगों को नजर आया कि वाइन इज मेड ब्लैंक ग्रेप्स, कि जो वाइन है, अंगूर की शराब को वाइन कहा जाता है, तो अंगूर की जो शराब है तो वह अंगूर से बनी हुई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो शराब है उसके अंदर आप लोगों का अंगूर नजर आएंगे, तो उसका रूप जो है अंगूरों का वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और सेकंड उदाहरण जो आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि बटर इज मेड ब्लैंक मिल्क, कि जो बटर है वह दूध से बना है, तो लेकिन दूध का जो असली रूप था वह तो बिल्कुल गायब हो चुका है और उसने किसका रूप धारण कर लिया है? बटर का। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमें याद रखना है कि फ्रॉम का प्रयोग दो अवस्थाओं में किया जाता है, या तो कम क्रिया जो होगी उसके तुरंत बाद में, या फिर ऐसी अवस्था में कि जब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु हम लोग बना रहे हैं और जब दूसरी वस्तु तैयार हो गई है तो जो असली वस्तु है, मूल वस्तु है, वह दिखना पूरी तरीके से बंद हो गई है, गायब हो गई है। तो उस जगह पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में जो हमारे पास प्रीपोजिशन आता है उसकी हम बात करते हैं। तो देखें, इसके बाद में जो हमारे पास में प्रीपोजिशन का टॉपिक आता है वह है टू। तो टू का प्रयोग कहां किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। टू का अर्थ होता है के लिए, जैसे ही इज गोइंग ब्लैंक मार्केट। आप लोगों के पास मान लीजिए उदाहरण आ गया, तो आप लोगों को प्रीपोजिशन के रूप में क्या भरना है ये चीज समझे। कि पहली बात अभी हम लोगों ने आपको बताया कि कम के बाद में जैसे कि फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से यदि आपके पास गो क्रिया आएगी या गो क्रिया की कोई सी भी फॉर्म आएगी, तो ऐसी स्थिति में उस गो क्रिया की किसी भी फॉर्म के तुरंत बाद में आप लोगों को टू का प्रयोग करना है। अब आप दोनों में अंतर समझें कि टू कहाँ लगाया जाएगा, फ्रॉम कहाँ लगाया जाएगा। टू का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है कि जब किसी वस्तु की ओर हम आगे बढ़ रहे होते हैं या किसी वस्तु के नजदीक पहुंच रहे होते हैं। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत होता है। फ्रॉम का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है कि जिस स्थान से हम रवाना हुए हैं उस स्थान से हम दूरी बरत रहे हैं, दूरी बनाते जा रहे हैं। तो जिस स्थान से हम रवाना हुए हैं उसके नाम से पहले हम लोगों को फ्रॉम का प्रयोग करना है, यानी कि जाने की क्रिया के साथ में टू का प्रयोग करना है और जो आने वाली क्रिया होगी उसके साथ में हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। कुछ वाक्यों के अंदर ये भी देखा जाता है कि फ्रॉम और टू का प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो कैसे करते हैं, तो देखें, जैसे आई केम जयपुर दिल्ली। मान लीजिए दोनों वाक्य यदि एक साथ आए हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर केम क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो
हम क्या करेंगे कि जो पहला ब्लैंक स्पेस है उसके भीतर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और दूसरे ब्लैंक स्पेस के भीतर टू का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आई केम फ्रॉम जयपुर, कि मैं जयपुर से आया हूं, कहां पर, दिल्ली, तो दिल्ली के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम केम के साथ फ्रॉम और दिल्ली से पहले टू का प्रयोग कर देंगे। इसके तुरंत बाद में होता है आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर के दो अर्थ होते हैं, बाद में या पीछे, दोनों अर्थ होते हैं इसके। दोनों ही अर्थों में इस आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है कि द पुलिसमैन रेन द थीफ। अब जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में नजर आ रहा है कि द पुलिसमैन रेन ब्लैंक स्पेस द थीफ, कि जो पुलिसमैन है, सिपाही है, वह चोर के पीछे भागा। इसका मतलब कि किसी का पीछा कर रहा है, तो यहाँ रेन के तुरंत बाद में हम लोगों को आफ्टर का प्रयोग कर देना है। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में जो अगला प्रीपोजिशन आता है वह है बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। शब्द के अर्थ से ही आपको पता लग रहा है बगल में, इसका मतलब है जस्ट साइड के अंदर। तो कैसे इसका प्रयोग करना है कि जैसे राम स्टूड ब्लैंक हिज फादर। जैसा कि आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है कि जो राम था वह खड़ा हुआ था अपने पिता के, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा वह आ जाएगा बी साइड, यानी कि राम अपने पिता के बगल में खड़ा हुआ था। अब इसके बाद में जो प्रीपोजिशन आते हैं वे कौन से हैं, तो देखते हैं उनके भी नियम। तो जैसा हमारे पास में सबसे पहला, इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वह कौन सा है देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है आपका अक्रॉस। अक्रॉस, अक्रॉस का अर्थ होता है के परे या पार। तो इसका प्रयोग कहां करा जाता है, जैसा कि क्रॉस शब्द से ही पता लग रहा है कि किसी स्थान को यदि पार करने के बाद में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखें कि माई हाउस इज द रिवर। तो देखें किसका प्रयोग करना है। अब जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि मेरा जो घर है वो नदी के पार है, दूसरी तरफ है, तो इसलिए ऐसे स्थान पर हम लोगों को अक्रॉस का प्रयोग करना है। इसके बाद में जो प्रीपोजिशन आता है वह है थ्रो। थ्रो का अर्थ होता है में से। अब यहां पर ये थ्रो का मतलब है में से, इसका क्या मतलब है, ये थ्रो का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है कि जब किसी वस्तु के भीतर से होकर के या गुजरा जाता है, प्रवेश किया जाता है, तो ऐसे स्थान पर हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए कैट एंटर्ड द रूम ब्लैंक ए विंडो। तो ऐसे स्थान पर हम ए कैट एंटर्ड द रूम ब्लैंक ए विंडो, तो ऐसी स्थिति में हमें पता लग रहा है कि एक बिल्ली जो है उसने कमरे में प्रवेश किया है, तो वह एक खिड़की से होते हुए प्रवेश किया है। अब खिड़की के भीतर से तो जो बिल्ली है उसे गुजरना ही पड़ेगा। तो ऐसी किसी घिरी हुई वस्तु के भीतर से यदि गुजरा जा रहा है तो उस जगह पर हम थ्रो का प्रयोग करेंगे। तो यहां हम लगा देंगे थ्रो। तो यहां पर हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया थ्रो। अब इसके बाद में वर्ड आता है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। तो बिहाइंड का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां
किसी वस्तु के बिल्कुल पीछे कोई दूसरी वस्तु मौजूद हो। तो देखते हैं कि जैसे माई शर्ट वाज माई रूम्स गेट, या ऐसा एग्जाम्पल भी आ सकता है, या जैसे दूसरा कोई एग्जाम्पल आप लोगों को बताया जाए कि माई हाउस वाज ब्लैंक योर हाउस। जैसा कि ये एग्जाम्पल आया कि माई हाउस वाज आगे योर हाउस, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर किसका प्रयोग करना है, तो प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग हम लोग कर देंगे, क्योंकि बिहाइंड का मतलब होता है बिल्कुल पीछे की तरफ। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है उसमें इतने सारे जो वर्ड हैं वो आते हैं, सभी अपनी स्थिति के हिसाब से अपना प्रयोग करने के लिए हमें सूचित करते हैं। स्थिति के हिसाब से और समय के हिसाब से भी कुछ प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। तो लगभग हमने सभी जितने भी प्रीपोजिशन थे मुख्य मुख्य उन सभी के बारे में पढ़ा। तो यदि कोई प्रीपोजिशन जो है उसके बारे में यदि आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, तो उसके बारे में और आपको विस्तृत रूप से समझा दिया जाएगा। इस वीडियो को आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ में हम लोग उपस्थित होंगे। कल की क्लास के अंदर एक नए ग्रामर का टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो आपके बोर्ड की कक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।